आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि देखियो ये चैप्टर जो है ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, और जो जिसका हर एक पेज को जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बनता है मैंने इस पे लिख दिया। ये पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए मैंने लिखा है ताकि कम समय में इसको रिविजन किया जा सके। तो ये जो ये फ्रांसीसी क्रांति है ये 22 पेज का है। ठीक है, तो इसको पढ़ तो ले गए, तो पर इसको रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखा है, और इसको रिवीजन जब करो ना, फर्स्ट बार रिवीजन करोगे, सेकेंड बार थर्ड बार रिवीजन करोगे ना, तो लंबे समय तक याद रहेगा। वरना ये तो बार बार पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं सबसे पहले अच्छा से सुनना है, उसके बाद अच्छा से देख लेना है, उसके बाद क्या करना है आप लोग का अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, देखो ये जो है ना ये पॉइंट है सही से नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कोई तुम लोग अगर सही से देखोगे ना तो पता चल जाएगा, और जब पढ़ेंगे ना तो तुम लोग अंदाजा लगा लो कि क्या लिखा हुआ है। बार बार मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करना जो बोल रहे ना वो बोल के और नोट्स बना लेना। ठीक है तुम लोग, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो क्या होता है ना कि इसमें लिखा हुआ है ये पेज में कि 14 जुलाई 2089 को सुबह में पेरिस में आतंक का माहौल था, ये लिखा है। तो आतंक का माहौल क्यों था? क्योंकि सेना जो था, ये जो राजा था, सेना को और शहर में घुसने का ऑर्डर दे दिया था, और लोगों में अफवाह थी कि जो राजा है सेना को ऑर्डर दे दिया आम नागरिकों पर गोली चलाने का। तो जिसके कारण क्या होता है कि 7,000 मर्द एंड 7,000 औरत, 7,000 मर्द एंड औरत जो है टाउन हॉल में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, और एकत्रित हो जाते हैं, एक जन सेना का गठन करते हैं, और जो सरकारी भवन जो था, जितने भी थे सरकारी भवन, उसमें घुसने का प्रयास करते हैं। मतलब कि ये गोला बारूद हथियार लूटने के चक्कर में सरकारी भवनों में घुसने का प्रयास करते हैं। उसी बीच बस्तर के किला में घुस जाते हैं, और वहां का जो कमांडर जो था वहां पे कमांडर को मार देते हैं, जेल को तोड़ देते हैं, और ये जो 7 कैदी थे उसको छुड़ा लेते हैं। ठीक है, अब आते हम लोग पढ़ते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, वहां पे किंग का क्या सिचुएशन था, किसानों का क्या सिचुएशन था, पादरी वर्ग का क्या था, क्या सिचुएशन था, और ये जो टैक्स सिस्टम था वो किस टाइप का था, ये पॉइंट में हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लुई 16वां के बारे में पढ़ेंगे, वहां के राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लुई 16वां जो था कि 2024 में 20th में वो राजा बनता फ्रांस का, ये बुर्बू राजवंश का था। जिस तरह अशोक जो था मौर्य वंश का था, अकबर जो था मुगल वंश का था, उसी तरह ये जो लुई 16वां था ये बुर्बू राजवंश का था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लुई 16वां जो था किस वंश का था, तो आप लोग ठीक लगा सकते हैं बुर्बू राजवंश का। ठीक है, तो इसका वाइफ का अधिक है, अब इसका वाइफ है, वाइफ का नाम पूछ सकता है कि इसका लुई 16वां का वाइफ का नाम क्या था, तो आप लोग आंसर देख सकते हैं कि लुई 16वां का वाइफ का नाम मेरी एंटोइनेट था। ठीक है, और ये जो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। किसके कहाँ की थी ये? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग कि राजकोष जो था खाली हो चुका था लगातार युद्ध होने के कारण। जब ये राजा बना था तो इसने राजकोष खाली पाया, और लगातार युद्ध के कारण इसका जो फ्रांस का वित्तीय संसाधन था नष्ट हो चुका था। अब हम लोग 5 पॉइंट में देखते हैं कि लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। देखो क्या कि जिस तरह हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, उसी तरह एक अमेरिका भी एक वक्त तक ब्रिटेन का गुलाम था। तो उसको आजाद कराने के लिए फ्रांस ने हेल्प किया था अमेरिका को, जिसके कारण पहले तो 10 अरब लिरवे तो ऐसा ही उसके पास कर्ज था, और 2 अरब लिरवे और उसमें ऐड हो गया, एक्स्ट्रा कर्ज ऐड हो गया। और जो कर्ज देने वाले थे उस सरकार से 10% की ब्याज के दर से उन लोग मांग रहे थे। ठीक है, और ये आप आते हैं 5th पॉइंट में। ठीक है, फ्रांसीसी समाज। अब फ्रांसीसी समाज जो है आप देखेंगे फ्रांसीसी समाज
कितने वर्गों में बटे हुए थे? फ्रांसीसी समाज जो थे 3 वर्गों में बटे हुए थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एंड तृतीय स्टेट। ये जो वर्ग थे स्टेट में बटे हुए थे प्रथम स्टेट जो थे, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग जो थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी। देखो पादरी वर्ग किसको कहते हैं, हम इसको बताते हैं तुम लोगों। जैसे हिंदू में क्या होता है कि ये पंडित जी होते हैं, और मंदिरों को देखभाल करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य होता है वो पंडित जी करवाते हैं। उसी तरह मुस्लिमों में क्या होता है कि जो मौलाना साहब होते हैं, जो आलिम होते हैं, वो मस्जिदों का देख रेख करते हैं और जो भी धार्मिक कार्य होता है वो मौलाना आलिम लोग करवाते हैं। उसी तरह क्रिश्चियन में एक होता है पादरी वर्ग, जो चर्च का देखभाल करते हैं और जो भी धार्मिक कार्य होता है वो पादरी वर्ग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 18वीं ये हम लोग यहाँ पे थे ना, पादरी वर्ग हम लोग देख लिए, समझ में आ गया होगा आई होप। अब आते हैं कि द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग में जो राजा का मंत्री लोग थे और जो बड़े बड़े सेनापति ऑफिसर टाइप के जो बड़े बड़े लोग थे अमीर घराने के, वो कुलीन वर्ग में आते थे। और तृतीय स्टेट में ये तो समझ गए होंगे, जो फ्रांस के जो लोग थे 90% जो 6 पॉइंट में देखो 6 पॉइंट में है कि 90% जो फ्रांस के लोग थे किसान थे, लेकिन 60% जो जमीन था और कुलीन चट और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास था। ठीक है, अमीरों के पास था, गरीबों के पास जमीन नहीं था अपना, जिसके कारण इनके जमीनों पर खेती किया करते थे और कर देते थे। और किसान का जो कार्य होता था उस स्वामी के घर काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों का निर्माण करना, ये जो गरीब किसान थे ये सब करना पड़ता था। और जो कुलीन वर्ग ये सब जो थे, इन लोग अपना कुछ नहीं करता था, आराम की जिंदगी जीते थे, और जबकि इन लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। और पूरा जो बर्डन था टैक्स वगैरह ये सब चीज का, ये गरीब किसानों के पास था। अब देखते हैं कि 8 पॉइंट में देखते हैं। ठीक है, 8 पॉइंट में देखते हैं कि लिरवे जो था मुद्रा था फ्रांस का, ये 1974 में इसको खत्म कर दिया गया। अब टैक्स क्या होता है, ये देखो ये सही से नहीं दिख रहा होगा, फिर भी जो बोल रहे हैं ना उसको नोट कर लेना। ठीक है, टैक्स क्या है कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। ठीक है, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से दशमांश के बराबर होता था। ठीक है, टैक्स जो था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से दशमांश के बराबर होता था। ठीक है, टैक्स समझ गए। और टैल क्या होता था कि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। ये 2 पॉइंट्स है, इसको अच्छा से तुम लोग देख लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, ये भी ये पूछ सकता था कि प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, तो द्वितीय स्टेट में कौन सा आते हैं, तृतीय स्टेट में, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और ये भी पॉइंट है कि लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना, कितने साल में, उसका उम्र क्या हो रहा था, वो किस वंश का था, उसका वाइफ का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अच्छा से तुम लोग नोट कर लेना। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले पेज नंबर 5। यहाँ पे जीने का संघर्ष। अब यहाँ पे पेज नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, और ये पेज नंबर 6, हम लोग ये दोनों अभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि फ्रांस की जनसंख्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मैंने शॉर्टकट में सब कुछ लिख दिया है। फ्रांस की जनसंख्या 1715 एडी में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 एडी में 2.8 करोड़ थी। देखो यहाँ पे क्या पूरा स्टोरी लिखा हूं, मैं समझाता हूँ। देखो 1715 में क्या था कि 2.3 करोड़ थी फ्रांस की जनसंख्या, जो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। और जब पॉपुलेशन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, तो खाने पीने की जो वस्तुएं वो भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों पास है ना खाने की वस्तुएं सही से नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण आम जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह डिस्कस किया गया है कि जो मजदूर वर्ग थे, जो कारखानों में काम करते थे,
तो उनका जो मजदूरी तय करता था, कारखाना का मालिक तय करता था। तो जब पॉपुलेशन बढ़ा और महंगाई बढ़ा, तो इन लोग का मजदूरी भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो मजदूर वर्ग भी परेशान थे, और क्या होता था ना कि कभी कभी सूखा पड़ जाता था, कभी ओला का प्रकोप के कारण फसल बर्बाद हो जाता था। तो इससे और भी खाने पीने पे चीजों को में कमी पड़ जाती थी, तो इससे नागरिकों पर एक बैड इफेक्ट पड़ता था उन पे। और ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे जीविका संकट का नाम लिखा हुआ है, शायद एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जीविका संकट के क्या होता है कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन खतरे में पड़ने लगते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीविका संकट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनाम। अनाम मतलब क्या होता है? अनाम मतलब होता है जिसका नाम मालूम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे आते हैं कि जॉर्ज डंटन 1793। जॉर्ज डंटन है, यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ है जॉर्ज डंटन का 1793 का। ये है जॉर्ज डंटन है 1793 में अपने एक फ्रेंड के पास क्या है, एक लेटर लिखता है कि अरे यार मैंने तो पढ़ लिया लेकिन मुझे सही नौकरी नहीं मिल पा रहा है, मैं कुलीन वर्ग से भी नहीं आता कि मैं सेना में जा सकता हूँ, और मैं चर्च भी आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है, न एक मेरे पास एक शू है, न मतलब कि एक फुटी कौड़ी भी नहीं है जिसके कारण मैं कोई ओहदा खरीद सकता हूँ, कोई नौकरी खरीद सकता हूँ। तो यार मैं बहुत परेशान हूँ। ये डिस्कस किया है जॉर्ज डंटन ने। यहाँ पे एक और सेकंड स्टोरी यहाँ पे डिस्कस किया गया है आर्थर यंग को। ये अंग्रेज था, 1787 से 1789 में भी फ्रांस में रहता है, और यहाँ पे ना क्या वहां पे सिचुएशन था उसको ये डिस्कस करता है। अब हम लोग आते हैं अब यहाँ पे, हाँ, उभरते मध्य वर्ग आते हैं 1.3 में आते हैं कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना की। इसका मतलब ये होता है कि मध्य वर्ग जो थे उन लोग एक कल्पना की, एक इमेजिनेशन किया कि जो विशेषाधिकारों जो मिला हुआ कुलीन वर्ग और पादी वर्ग लोगों का, ये खत्म होना चाहिए, सभी लोगों का इक्वल राइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में मध्य वर्ग ने संपत्ति अर्जित किया। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस किया गया है हम शॉर्टकट में लिख दिया यहाँ पे कि 18वीं शताब्दी में मध्य वर्ग ने संपत्ति अर्जित किया। संपत्ति किससे अर्जित किया? फैलते समुद्र तरियों व्यापार से और उन्हीं रेशम वस्त्रों से। जो ये मध्य वर्ग थे जो समुद्र के मार्ग से व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जिसके कारण ना एक नया थॉट आया, उन लोगों में ना एक जागरूक पैदा हुआ कि आखिर में समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये उन्हीं रेशम वस्त्र से इन लोग ना काफी धन कमाया को अपने बच्चों को शिक्षित किया, तो एक नया थॉट डेवलप हुआ समाज में। ठीक है, और समाज में सभी लोग डिस्कस करने लगे कि ना समाज में सबका इक्वल राइट्स होना चाहिए, सबका इक्वल लॉ होना चाहिए, तो ये डिस्कस करने लगे। ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है जॉन लॉक, जॉन जॉक और रूसो का नाम आता है। इन लोग का मानना था कि स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों का विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना किसने किया? जॉन लॉक ने, जॉन जॉक, रूसो ने किया। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों का विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना किसने किया था? जॉन लॉक ने, जॉन जॉक ने और रूसो ने किया था। ठीक है, अब आते हैं कि देखो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जॉन लॉक ने कौन सा बुक लिखा है, रूसो ने कौन सा बुक लिखा है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा बुक लिखा है, या ये पूछ सकता है एग्जाम में कि टू थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो बुक है ये किसने लिखा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, स्पिरिट ऑफ द लॉज ये बुक किसने लिखा है, और इसमें क्या डिस्कस किया गया है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जॉन लॉक क्या लिखा है? टू थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लिखा है, ये बुक लिखा है। तो ये कैसे इसको याद कर सकते हैं? जॉन लॉक को ना टी बहुत पसंद था। ठीक है, जॉन लॉक को क्या पसंद था? टी बहुत पसंद था। टी होता है और टी फॉर क्या कर सकते हैं, मतलब टू थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, तो याद रह सकता है लंबे समय तक। और यहाँ पे क्या है, ये बुक पे क्या डिस्कस किया गया है कि राजा के दैवी
और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रूसो एक है, रूसो ने डिस्कस किया। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो ने एक बुक लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बुक में क्या डिस्कस किया गया है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ये रूसो ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, रूसो का बुक का नाम कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, ये रूसो जो था खूब रूसा करता था। ठीक है, तो रू फॉर रूसो और फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा बुक लिखा है, ये मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक लिखा है। तो मॉन्टेस्क्यू का बुक का हम कैसे याद रख सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू जो था ये ना अपने मासी घर बहुत जाता था, तो माँ फॉर मॉन्टेस्क्यू और सा फॉर स्पिरिट ऑफ द लॉज, सा ना अदर सा लिखा हो तो स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये बुक लिखा। और इसमें क्या लिखा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है इसमें मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट, ये पॉइंट जो है कंप्लीट होता है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट